हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। बाकी वेलकम है आपका इस कर्नाटका पार्ट 2 में। और इसमें हम मेनली अंजदीपा आइलैंड वार मेमोरियल में जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड ड्यू रिस्पेक्ट, लेट्स बिगिन। फिर से लॉन्ग ट्रैवल शॉट। हम भी भ्रमण के बाद होसाबी जंक्शन में डोगेश भाई लोगों से मिलते हैं। फिर ट्रेन में बैठ के हुबली स्टेशन पहुंचते हैं। वहां से कारवार की बस पकड़ते हैं, लेकिन कारवार से 10 किलोमीटर पहले ही उतर जाते हैं क्योंकि यही हमारा डेस्टिनेशन था। और कारवार में प्रवेश करते ही हमें दर्शन हो जाते हैं प्रोजेक्ट सीवर्ड के। अब ये क्या है? इसके तहत भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस कदम्बा को भारत ही नहीं, एशिया के सबसे बड़े नेवल बेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। और यहाँ पे जो हाईवे है वहीं से बहुत सारे नेवल शिप्स दिख रहे हैं और इनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन क्लास की बात की जाए तो पनडुब्बी, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें हम अगले दिन जाएंगे, डॉक हो रखे हैं। लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़, मतलब सिक्योरिटी इश्यूज़, मैंने नहीं दिखा सकता। एंड बिलीव मी, इवन आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दैट। तो शाम हो जाती है और हमारे पास क्योंकि कुछ करने को रहता नहीं, तो हम निकल जाते हैं हनुमान बीच की तरफ। अब ये नाम इनका इसलिए पड़ा है क्योंकि यहीं पर ही एक हनुमान जी का मंदिर है। बाकी बीच जैसा बीच होता है वैसा ही है, सामने अरेबियन सी की लहरें हैं। लेकिन मौसम खराब होने के चक्कर में ना हमें सूर्यदेव के दर्शन हुए, ना हमें उनके सनसेट के दर्शन हुए। लेकिन ईस्टर एग के रूप में मैं आपको गोवा के सनसेट दिखा देता हूँ, जो कि पहाड़ों के बाद दूसरा सबसे बेस्ट सनसेट है। तो सुबह होते ही हम अंजदीप आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं और ये मेन लैंड से करीबन 5 किलोमीटर की एक सीधी रोड निकलती है जो सिर्फ इस आइलैंड के लिए ही बनी है। तो और भले ही ये कर्नाटक के बहुत ज़्यादा पास है, लेकिन फिर भी राजनीतिक तौर पे ये गोवा के अंडर आता है। बाकी व्यू की बात की जाए तो 10 on 10 इतना सुंदर दृश्य है। एक तो हमारे आने की टाइमिंग इतनी बढ़िया थी क्योंकि आजकल यहाँ पर रेनी सीजन चल रहा है और चक्कर में एकदम हरियाली, हरी भरी ग्रीनरी हो रखी है और द बेस्ट व्यू ऑफ कारवार उभर के आ रहा है। तो जितनी जगह मैंने देखी है उनमें सबसे बेस्ट ब्यूटीफुल प्लेस लगी मेरे को, ऑब्वियसली आफ्टर उत्तराखंड। तो यहाँ के इतिहास की बात की जाए तो 1500 के आसपास वास्को द गामा यहाँ पर लैंड करता है और यहाँ की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देख के इसको पुर्तगालीज के कंट्रोल में ला जाता है और इसी को स्टेजिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल करके ये लोग दामन एंड दीव और गोवा पे कब्जा करते हैं और अंजदीप आइलैंड का मिलिट्री बेस के रूप में फोर्टिफिकेशन कर देते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आगे तो आज़ादी के टाइम पे जब अंग्रेज छोड़ के जा रहे होते देश को, फ्रांसीसी भी बातचीत के बाद वो भी छोड़ देते हैं, लेकिन पुर्तगाली जिद्दी निकलते हैं। वैसे इस टाइम पे वो डिक्टेटरशिप के अंडर था, सालाजार के अंडर, और उसका मानना था कि जो ये एरियाज़ हैं ये कॉलोनीज नहीं, ये असल में पुर्तगाली मेनलैंड का हिस्सा है और वो इनको छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था, जबकि इस जगह के लोग इंडिया में मिलना चाहते थे। तो वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी बातचीत और डायलॉग्स होती है, लेकिन कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलता। तो ऐसा करते करते 1961 के आसपास, 1961 में जो अंजदीप आइलैंड में जो पोर्टुगीज बेस था, वो लोग एक शिप में फायर कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये इंडियन नेवी का शिप है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और एक व्यक्ति घायल हो जाता है। लेकिन असल में ये एक पैसेंजर शिप निकलता है साबरमती के नाम से। और इसके बाद पीस टॉक्स तो लगभग ख़त्म ही हो जाती है और जो ये एरियाज थे गोवा, दामन एंड दीव और अंजदीप, यहाँ पे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों नाकाबंदी कर देते हैं और फुल इंडियन मिलिट्री सुपीरियरिटी इस्टेब्लिश करते हैं और करीबन 2 दिन का युद्ध चलता है। उसके बाद जो भले ही लिस्बन से सरेंडर करने का ऑफर नहीं आता, लेकिन यहाँ पे जो जनरल था ऑन ग्राउंड वो सरेंडर कर देते हैं और ये युद्ध बढ़ने से बच जाता है। इसी युद्ध के दौरान अंजदीप आइलैंड में इंडियन नेवी के 7 मरीन्स शहादत प्राप्त करते हैं और अपने जीवन का बलिदान देते हैं और उन्हीं को समर्पित है यहाँ पे अंजदीप वॉर मेमोरियल। इस युद्ध के बाद, जिसे हम लिबरेशन ऑफ गोवा बोलते हैं, लेकिन सालाजार इन्वेजन ऑफ गोवा बोलता है, तो ठीक है उसे बोलने तो इस युद्ध के बाद इंडिया और सालाजार मतलब पोर्टुगीज़ के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पर तख्ता पलट होता है और सालाजार हट जाता है, नई गवर्नमेंट आती है, तो रिलेशन बहुत इम्प्रूव होते हैं। पोर्टुगीज़ बहुत सपोर्ट करते हैं और उनका वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो ये एरियाज़ थे
ये इंडिया के अभिन्न और सॉवरेन एरियाज़ हैं और रिलेशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। करंटली यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे कोई सिविलियन नहीं रहते, यहाँ पे बस एक डीसी की पोस्ट है जिसमें एक सेक्शन जितने ही लोग होंगे और बाकी यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है, सिविलियंस को परमिट लेके ही एंट्री अवेलेबल है। तो अंशदीप आइलैंड में हम एंटर कर चुके हैं और स्टार्टिंग में ही हमें एक तोप मिलती है जो यहाँ पे रखी हुई थी सजा के, और ये इंडियन नेवी ने पुर्तगाली से कब्जा करके ली थी एज अ वॉर ट्रॉफी। और रास्ते भर में ऐसे कई सारे बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पे इस आइलैंड की हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस की इंफॉर्मेशन दे रखी है। और यहीं पर एक चर्च भी है जो आज के दिन बंद था। बाकी रास्ते में कई सारे टूटे फूटे घर दिखे जो एक समय में पुर्तगाली के गैरिसन्स या सेटलमेंट्स रहे होंगे। तो आखिरकार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अंशदीप वॉर मेमोरियल में हम एंटर करते हैं और यहाँ पे 7 प्रतिमाएं लगाई गई हैं जो उन 7 सैनिकों को ऑनर करती है जिन्होंने बैटल ऑफ अंशदीप में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसमें 2 शौर्य चक्र और 2 कीर्ति चक्र भी शामिल हैं। अगर बात की जाए कि यहाँ का नाम अंशदीपा ही क्यों पड़ा, तो इसके 2 कारण हैं। पहला तो यह है कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी और पुर्तगाली के आने से पहले एक अंज दुर्गा नामक मंदिर हुआ करता था, जिसी के बेसिस पे यहाँ का नाम अंशदीप पड़ा। और दूसरा ये है कि अंजी मतलब होता है 5 और द्वीप मतलब होता है द्वीप। तो यहाँ पे ऐसे 4 और महाद्वीप हैं जिनके टोटल में अंशदीप सबसे बड़ा है। भले हमें बाकी 4 द्वीप नहीं दिखे, लेकिन क्या पता किस टाइम पे रहे होंगे, तो इसलिए इस जगह का नाम अंशदीप आइलैंड पड़ा। इस आइलैंड की बात की जाए तो यहाँ पे रोड, चर्च, कुछ रुइंस और मेमोरियल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है और मुझे लगता है यही इस जगह की ब्यूटी है। बाकी मेमोरियल से इस अरेबियन सी का ऑलमोस्ट 360 डिग्री व्यू दिखता है और यहाँ पे लहरों की आवाज़ बहुत तेज़ है, लेकिन उसके अलावा बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण है। तो हम निकल जाते हैं वापस रूम की तरफ और रास्ते में हम करते हैं बोटिंग। पहले हम करते हैं जिसे सेलिंग डिंजी या सेलिंग बोट कहा जाता है। इसमें एक भैया थे जो पीछे से रो कर रहे थे, तो हम सिर्फ अरेबियन सी को एक्सप्लोर कर सकते सिर्फ आंखों से। लेकिन वो सेकंड था जिसे कयाक बोलते हैं, असली मज़ा तो इसमें आया। इसमें हम खुद ही रो कर रहे थे और रो करते वक्त एक चीज़ नोटिस करी मैंने कि राइट रो करो तो लेफ़्ट जाती है, तो लेफ़्ट रो करो तो राइट जाती है। तो इसका एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर कभी जाते हो किसी ऐसी जगह में तो बोटिंग पक्का करना। इतनी इवेंटफुल सुबह होने के बाद हम जाते हैं इससे भी अद्भुत जगह में, जो कि है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का द लार्जेस्ट शिप। लेकिन अभी के लिए करते हैं वीडियो को पॉज क्योंकि समय की कमी, लेकिन ट्रैवल को नहीं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली बार। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।